RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। पिछली अनेक वीडियो में हमने आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकार बताए थे, जिनमें हमारी कई भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं आप लोगों को बताई जा चुकी हैं, जिनमें पिछली वीडियो में ही हमने आपको एक अपघटन अभिक्रिया बताई थी। तो आज उससे अगला टॉपिक लेकर चलते हैं हमारा वियोजन अभिक्रिया, जिसको कि हम डिसोसिएशन रिएक्शन बोलते हैं। वियोजन का मतलब भी आपका टूटना होता है। जिस प्रकार से पिछली अभिक्रिया में हमने आपको बताया था अपघटन का अर्थ भी टूटना होता है, वियोजन का अर्थ भी टूटना होता है। तो ये इनके शाब्दिक अर्थ हैं। तो वियोजन का अर्थ होता है टूटना, अर्थात जब कोई पदार्थ दो या अधिक पदार्थों में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यही परिभाषा हमने आपको अपघटन अभिक्रिया में बताई थी। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है, अब मेन बात ये आती है। मुख्य अंतर इन दोनों में ये होता है कि अगर हम अपघटन अभिक्रिया को देखें तो अपघटन अभिक्रिया में हमारा A और B बनेगा, जबकि वियोजन अभिक्रिया में भी हमारा A और B ही बनता है। परंतु A और B परस्पर मिलकर वापस AB का निर्माण कर सकते हैं। ये अभिक्रिया तो है आपकी वियोजन अभिक्रिया और ये अभिक्रिया है आपकी अपघटन अभिक्रिया। अब अगर हम इनको अंतर के रूप में लिखना चाहें तो पहला अंतर हो सकता है इनकी परिभाषा। दोनों में लिखेंगे कि इन अभिक्रियाओं में चाहे वो वियोजन हो चाहे वो अपघटन हो, दोनों की परिभाषा एक ही है। एक पदार्थ दो या अधिक पदार्थों में टूट जाता है। ये तो इनमें समानता भी हुई, इसको आप अंतर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा अंतर आता है कि वियोजन अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, अर्थात इसमें बने हुए पदार्थ वापस पहले पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं, जबकि अपघटन अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, अर्थात इनमें बने हुए पदार्थ उत्पाद वापस अभिकारक का निर्माण नहीं करते। इनका उदाहरण कुछ इस प्रकार से लिया जा सकता है, जैसे PCl5 है, इसको गर्म कर दिया तो ये आपका PCl3 और Cl2 में टूट जाएगा गर्म करने पर। लेकिन जब हम इनको ठंडा करते हैं तो ये वापस PCl5 में परिवर्तित हो जाते हैं। इन दो तीर के निशान के बजाय हम ये उत्क्रमणीयता चिन्ह भी लगा सकते हैं। तो ये उदाहरण एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जबकि अपघटन में KClO3 को हमने गर्म किया, ये गर्म करने पर KCl में और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में एरो मार्क आया हुआ है, इसका अर्थ है कि ये केवल एक दिशात्मक अभिक्रिया है। ये उत्क्रम थी, ये केवल एक दिशा में है। तो एक दिशा में होने के कारण ये अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि ये दोनों वापस पहले पदार्थ का निर्माण नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हमने आपको ये उदाहरण के रूप में भी बता दिया। जब आपको उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं बताई थी, उसमें यह भी बताया था कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं सदैव बंद पात्र में होती हैं। तो आप वो अंतर यहां भी बता सकते हैं कि वियोजन अभिक्रियाएं बंद पात्र में होती हैं, जबकि ये खुले पात्र में होती हैं। तो इस प्रकार से वियोजन और अपघटन अभिक्रियाओं के अंतर को आप लोगों ने समझ लिया होगा। अपघटन अभिक्रियाओं की भांति वियोजन अभिक्रियाओं के भी प्रकार होते हैं। ये भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है ऊष्मीय वियोजन, जो ऊष्मा के कारण होता है। इस ऊष्मीय वियोजन को हम आणविक वियोजन भी कहते हैं। आणविक वियोजन, आणविक शब्द से तात्पर्य हमारा अणुओं से है। आणविक जो शब्द है वो अणुओं को प्रदर्शित करता है। इसकी परिभाषा क्या होगी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ दो या अधिक पदार्थों में अर्थात अणुओं में परिवर्तित हो जाता है, ऊष्मीय वियोजन या आणविक वियोजन कहलाता है। और चूंकि यह अभिक्रिया ऊष्मा के कारण होती है, इस कारण से ऊष्मीय वियोजन कहा जाएगा। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म कर दें
तो गर्म करने पर ऊष्मा के कारण हुआ तो ये बना देता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब ये बने हुए कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वापस कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाते हैं। चूंकि ये उत्क्रमणीयता चिन्ह इसके अंदर आ गया तो ये एक वियोजन अभिक्रिया है। ये कैल्शियम ऑक्साइड अणु है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक अणु है। तो चूंकि एक पदार्थ से अनेक पदार्थ हो, दो पदार्थ हैं, दो पदार्थों के अणुओं का निर्माण हुआ तो इस कारण ये अभिक्रिया आणविक वियोजन का एक उदाहरण है। इसी प्रकार से HI को ले सकते हैं। HI टूट जाता है हाइड्रोजन और आयोडीन में। एक PCl5 का था, आपको उदाहरण बार बार दिया गया है। ये टूट जाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में। तो ये तीनों उदाहरण ऊष्मा के कारण होने वाले हैं और चूंकि तीनों में हमारे अणुओं का निर्माण हुआ है तो ये तीनों उदाहरण आयनिक वियोजन के। इसके बाद हमारा दूसरा प्रकार वियोजन अभिक्रियाओं का आता है आयनिक वियोजन। आयनों का वियोजन या आयनों के रूप में वियोजन, आयनिक डिसोसिएशन, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ आयनों में परिवर्तित हो जाता है, वो चाहे गर्म करने पर हो या फिर आपका किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा के कारण हो। जैसे कि हम अगर नमक को NaCl को जल में घोल दें तो जल में घोलने पर वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनों का निर्माण कर देता है और ये आयन भी परस्पर मिलकर NaCl का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार से NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को जब हम जल में घोल देते हैं तो ये आपका NH4 पॉजिटिव यानी अमोनियम आयन और Cl नेगेटिव यानी क्लोराइड आयन का निर्माण कर देता है। तो जिन अभिक्रियाओं में आयनों का निर्माण होता है और वे अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय भी होती हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को आयनिक वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण ये मैं आपको NH4Cl का फिर से दे रहा हूं। NH4Cl टूटकर NH3 अमोनिया और HCl भी बना सकता है। तो ये पदार्थ एक ऐसा उदाहरण है, इसको आप आसानी से याद कर लें कि ये दोनों में आता है। अमोनियम क्लोराइड जल में घोलने पर तो अमोनियम और क्लोराइड आयनों में टूट जाता है जो कि आयनिक वियोजन का उदाहरण है। इसी प्रकार से अमोनियम क्लोराइड को अगर हम गर्म कर दें ऊष्मा के द्वारा ये NH3 और HCl यानी ये टूट जाता है दो अणुओं में, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में। अब इसके बाद हम इन दोनों में अंतर भी देख लें। कौन सा? ऊष्मीय वियोजन और आणविक वियोजन और आयनिक वियोजन में। इनमें परिभाषा तो हुई गई कि आणविक वियोजन में तो अणुओं का निर्माण होता है, आयनिक वियोजन में आयनों का निर्माण होता है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है जरूर। आणविक वियोजन में ऊष्मा की आवश्यकता अवश्य होगी, इसमें ऊष्मा की आवश्यकता जरूरी नहीं है। तीसरा और जो मुख्य अंतर है, आणविक वियोजन में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आणविक वियोजन में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आयनिक वियोजन में माध्यम की आवश्यकता अवश्य होती है। जैसे कि अगर हम NH4Cl NaCl को जल में घोल दें तभी ये हमारा आयनों में टूटेगा। इसको गर्म करके पिघला दे, पिघलाने पर द्रवावस्था हो जाएगी, ये अपने आप में माध्यम बन जाएगा, अपने आप में माध्यम बना देगा। तो उस अवस्था में भी या तो पिघली हुई अवस्था में या जल में घोलने पर ये आयनों में परिवर्तित होते हैं। तो इस प्रकार से हम इन आयनिक वियोजन और आणविक वियोजन में अंतर और उदाहरण अवश्य लिख सकते हैं। क्रिया विधि के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं का जो वर्गीकरण चला हुआ है उसमें हमारी संयोजन अभिक्रिया हो चुकी, उसमें हमारी अपघटन अभिक्रिया हो चुकी, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, लास्ट चौथा पॉइंट उसमें आता है उभय अपघटन अभिक्रिया या द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अपघटन तो आपको बता ही दिया कि जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में टूट जाता है, लेकिन प्रतिस्थापन में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ या परमाणु समूह को प्रतिस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रिया आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आया है उभय अपघटन
या द्विप्रतिस्थापन, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 बार प्रतिस्थापन होता है। अगर इसकी परिभाषा लिखनी पड़ जाए तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 क्रियात्मक अभिकारक पदार्थों के आयन परस्पर बदल जाते हैं। जैसे A और B एक पदार्थ है, दूसरा पदार्थ है हमारा C और D। इसमें क्या होता है कि ये A, B और C, D के आयन परस्पर बदल जाते हैं। A के साथ C आ जाएगा और B के साथ D आ जाएगा। यहाँ C के साथ D था, A के साथ B था, तो यहां पर क्या हुआ, A के साथ तो C आ गया, B के साथ D आ गया। ये तो केवल एक उदाहरण के तौर पर है, या हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि A D के साथ B C आ जाएगा। ध्यान कीजिए यहाँ पर आयनों की बहुत ज्यादा विशेषता है। इसमें अगर A पॉजिटिव है और B नेगेटिव, हम ये मानकर चल रहे हैं, और इसमें C पॉजिटिव है और D नेगेटिव, तब हमारा आयन एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ ही क्रिया करेगा, और तब हमारी केवल ये अभिक्रिया सही होगी, ये नीचे वाली नहीं। नीचे वाली तब होगी जब ये आयन परस्पर विपरीत होंगे कि A नेगेटिव B पॉजिटिव, C नेगेटिव D पॉजिटिव, तब ये वाली अभिक्रिया होगी। आयनों के लिए हमने आपको एक वीडियो प्रस्तुत की हुई है, वहां से आप उन आयनों को याद कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। वैसे वो कक्षा 9 के नाम से मैंने आपके सामने प्रस्तुत की हुई है। अब इसके बाद हम इसका अगर एक उदाहरण देखें तो कुछ इस प्रकार से लेकर चल सकते हैं, जैसे NaCl प्लस AgNO3 हमने ये ले ली। इस अभिक्रिया में क्या आगे बनेगा उसको देखिए। जैसे आयनों की वीडियो प्रस्तुत की है, वहां से आप लोग उन आयनों को लिख लेना, तो मैं बता रहा हूं डायरेक्ट, आप लोग समझते रहना। Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव, ये सोडियम पॉजिटिव आयन, क्लोराइड नेगेटिव आयन। सिल्वर पॉजिटिव होता है, नाइट्रेट ये पूरा का पूरा NO3 नेगेटिव होता है। जब अभिक्रिया होगी तो इसका पॉजिटिव यानी Na, इस दूसरे का नेगेटिव यानी NO3 प्लस, अब इसका पॉजिटिव यानी Ag, इसका नेगेटिव Cl, यानी हो जाएगा AgCl। इस प्रकार से आयनों का 2 बार प्रतिस्थापन होने के कारण इन्हें द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा गया, और 2 पदार्थों से वापस 2 ही पदार्थ बन जाते हैं, तो इसलिए इनको अपघटन या उभय अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया आपकी और भी अधिक हो सकती हैं। जब इन अभिक्रियाओं में अवक्षेप बनता है उत्पाद की तरफ, जैसे यहां पर उत्पाद में ये AgCl अवक्षेप बन गया, तब इन अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया, इसकी परिभाषा अगर आ जाए तो वो क्या होगी। अवक्षेप वो पदार्थ होता है जो नीचे बैठ जाता है, जैसे खड़िया को पानी में घोल दिया, कुछ देर बाद रखने के वो खड़िया नीचे बैठ जाती है, तो वो नीचे बैठ जाना अवक्षेपण कहलाता है, प्रेसिपिटेट कहलाता है। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोली जाएगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के क्रिया करने के उपरांत कुछ अवक्षेप, कोष्ठ में आप ये चिन्ह एरो मार्क नीचे की ओर लगा देंगे, प्राप्त हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। वैसे सामान्यतः जो आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो अवक्षेपण अभिक्रिया होती हैं, और इन्हीं को उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। एक और उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, जैसे यहाँ पर BaCl2 की अभिक्रिया अगर हम H2SO4 से करा दें तो हमें बेरियम सल्फेट BaSO4 का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, और प्लस HCl अलग हो जाएगा। तो इसमें भी अवक्षेप प्राप्त हुआ। बेरियम के साथ जो क्लोरीन था वो हाइड्रोजन के साथ सल्फेट था, यहां पर बेरियम के साथ तो सल्फेट चला गया, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन आ गया, तो इसमें भी आयन प्रतिस्थापित हो गए, आयन एक्सचेंज हो गए। तो जिन अभिक्रियाओं में आयनों का विनिमय होता है उन अभिक्रियाओं को उभय अपघटन अभिक्रिया या द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, और जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद में अवक्षेप की प्राप्ति होती है उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो ये प्रकार था रासायनिक अभिक्रियाओं का, उनकी क्रिया विधि के आधार पर वर्गीकरण, वो 4 पार्ट हमने पूरे कर दिए। अभी कुछ प्रकार की अभिक्रियाएं और बची हुई हैं जिनको हम आपको अगली वीडियो में लगातार प्रस्तुत करते रहेंगे, और आपको टॉपिक वाइज हम कंप्लीट सिलेबस कराएंगे ताकि आप लोगों को किसी प्रकार के कोई अतिरिक्त साधन की आवश्यकता न पड़े।
तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए और अपना सहयोग देते रहें। लेकिन आपका सहयोग तभी मिलेगा जब आप हमारी वीडियो से समझेंगे और उसको कम से कम एक बार अलग से रिवाइज करेंगे, जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं उनके द्वारा। केवल वीडियो देखने से आप नहीं सीखेंगे, आपको खुद की मेहनत करनी होगी। हम केवल आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।